15वीं शताब्दी में जन्मे कबीरदास ने लिखा था, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। यानी प्रेम की गली या कहें प्रेम रूपी मन में ईश्वर और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और इसी बात में फेरबदल करके आज की दस्तक देते हुए हमें कहना पड़ रहा है, धर्म गली अति सांकरी, यानी धर्म से जुड़े मन में धार्मिक आस्था और दूसरे धर्म के प्रति विरोध दोनों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। लेकिन हमारे देश भारत में अभी भी यही हो रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक, जहां आज आपको धर्म के नाम पर धार्मिक अतिवाद, धर्म के नाम पर कट्टरता बढ़ाने वाले और भारतीय नागरिकों की तार्किक शक्ति को कमजोर करने वालों के विरुद्ध दस्तक देनी है। चुनाव उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में हो रहे हैं। विवाद हमारे देश के दक्षिण के राज्य में चल रहा है, जहां स्कूलों में हिजाब और भगवा शॉल तिलक लगाकर आने को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक में एक तरफ मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल आना चाहती हैं, लेकिन इसके लिए पूरे कर्नाटक में अब जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच स्कूल्स में धार्मिक रूप से ऐसे विवाद ने जन्म ले लिया, जहां अब भगवा वस्त्र पहनकर स्कूल आने की मांग करते हुए दूसरी तरफ के छात्र आने लगे हैं। सवाल यह है, जहां बात शिक्षा के स्तर, टीचर्स की होनी चाहिए, वहां क्यों धर्म के नाम पर विवाद छिड़ा हुआ है? एक तरफ अधिकार बताकर स्कूल कॉलेज में जिद है हिजाब पहनकर आने की, दूसरी तरफ फिर तय हुआ भगवा गमछा गले में डालकर स्कूल में पढ़ने जाने की। धार्मिक अधिकार की बात करके धर्म के नाम पर प्रतीकों के इस्तेमाल का ये विवाद देश के दक्षिण में मौजूद उस राज्य कर्नाटक में हो रहा है, जहां 2016 से 2019 के बीच सबसे ज्यादा बेरोजगारों ने खुदकुशी की है। 2019 में कर्नाटक में देश में सर्वाधिक 553 लोगों की जान बेरोजगारी की समस्या के कारण खुदकुशी करने से हुई। उस राज्य कर्नाटक की यह तस्वीर, जहां उडुपी से विवाद की कहानी शुरू हुई। 21 जनवरी को कॉलेज की 6 छात्राओं ने क्लास में हिजाब पहनने से रोकने के बाद विरोध किया। विवाद उसके बाद उडुपी के अलावा अन्य जिलों तक फैल गया। उडुपी, मांड्या, एलगावी, हुबली, हासन, शिवमोगा तक या तो छात्राएं खुद प्रदर्शन करते हुए हिजाब पहनकर कॉलेज आने की मांग कर रही हैं, या फिर हिजाब के समर्थन में राजनीतिक दल, दूसरे युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें कर्नाटक के हासन की। यहाँ छात्राएं हैं, छात्रों के साथ दूसरे समर्थक जुटे। प्रशासन से इनकी मांग कि हिजाब इनका अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात के साथ हिजाब पहनकर आने दिया जाए। जिंदगी भर से ये हिजाब है, लेकिन ये जो भी हो रहा है ये बस मुल्क में फसाद करवाना और 2003 ये हिंदू राष्ट्र के नाम पे ये सब कुछ किया जा रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें साफ बताया गया है कि 2022 में इनका जो भी मसौदा है वो तैयार हो चुका है। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं। देश के उत्तरी हिस्से में जब चुनाव चल रहा है, अचानक दक्षिणी राज्य कर्नाटक में धर्म के आधार पर छात्रों के बीच किस कदर हिजाब वर्सेस भगवा बनाम नीला में ये विवाद फैलता जा रहा है। तीनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां हिजाब पहनकर छात्राएं आना चाहती हैं, इसके बाद भगवा गमछा गले में डालकर माथे पर तिलक लगाकर आने की मांग उडुपी में दूसरे छात्र करने लगे। कर्नाटक में ही भगवा के खिलाफ लेकिन हिजाब के समर्थन में चिकमंगलुरु में छात्र नीले रंग का गमछा गले में डालकर अब कॉलेज जाना चाहते हैं। 21 जनवरी को शुरू हुए विवाद की स्थिति यह है कि शिक्षक अच्छी पढ़ाई, अच्छी किताबों की मांग को लेकर नहीं, हिजाब और भगवा गमछे की मांग पर छात्र बंट गए। ऐसा बंटे कि मुस्लिम छात्राएं जब उडुपी में कुंडापुर के कॉलेज में रोक के बावजूद दोबारा हिजाब पहनकर ही क्लास में शामिल होने पहुंची, उन्हें अलग कमरे में जगह दी गई।
That they should give us the room, extra room to us only for these students. So we are requesting that we want education. By wearing the hijab, we want education. इस विवाद के बढ़ने पर ही 5 फरवरी को एक सर्कुलर निकाला गया, जिसमें कहा गया हाईकोर्ट का फैसला आने तक यूनिफॉर्म के संदर्भ में छात्राएं राज्य सरकार के नियमों का पालन करें। ರೋಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಬದಲು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಥರವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಆ ಥರದ್ದೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋದು ಬೇಡ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಣ್ರಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ क्योंकि हिजाब पहनने को लेकर कुछ छात्राएं हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुकी हैं। तब तक उडुपी के कॉलेज में तस्वीर भी आने लगी, जहां हिंदू धर्म के छात्र भगवा गमछा गले में डालकर जय श्री राम का नारा लगाते हुए आने लगे। उडुपी के कॉलेज के बाहर ही छात्रों को भगवा गमछा दिया जा रहा है। मांड्या यूनिवर्सिटी के छात्र भी भगवा गमछा पहनकर ही पढ़ाई करने कॉलेज आने की मांग करते हैं। कलबुर्गी में श्री राम सेना की तरफ से हिजाब के खिलाफ और भगवा गमछे के समर्थन में नारेबाजी की गई, प्रदर्शन हुआ। हालत ये कि 17 से 18 साल के जिन युवा छात्रों को अभी हिजाब और भगवा गमछा के विवाद से दूर अपने मुख्य अधिकार शिक्षा की बात करनी चाहिए, वहाँ छात्रों की शिक्षा की कीमत पर हिंदू राष्ट्र और हिजाब की बात हो रही है। They are not interested in education. They are only diverting the issues. They can't tolerate the development of our country, the education system of our country. I told you now one thing. Hindu Rashtra is our main agenda. राष्ट्रीय चिंतन है। हाईकोर्ट के ऑर्डर आने के बाद ही आप डिसाइड करेंगे? हाँ जी। उससे पहले हम हिजाब नहीं निकालेंगे। क्लासेस हमें हिजाब के बिना हमें क्लासेस के अंदर नहीं लेंगे ना, तो हम भी यहाँ बैठेंगे ना हॉल में। हम हिजाब के साथ ही जाएंगे क्लास में। जब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम हिजाब नहीं निकालेंगे। अगर हाई कोर्ट बोलेगा कि आप हिजाब तो हम वो बाद में देख लेंगे, उसका क्या होगा हमें डिसीजन कर लेंगे। आपका क्लास चल रहा है यहाँ पे? नहीं। यहाँ 2 सवाल जन्म लेते हैं। कोई यूनिफॉर्म जब तय हो तो क्या उसे छोड़कर धर्म के आधार पर अपनी धार्मिक पहचान के साथ आना जरूरी है? सवाल ये भी कि ऐसे विवादों को बढ़ावा तभी क्यों मिलता है जब चुनाव कहीं पर देश में होते हैं। इन सवालों के साथ इस हकीकत को नोट कर लीजिए। कॉलेज में हिजाब वर्सेस भगवा गमछे की ये लड़ाई उस कर्नाटक में जारी है जहां 2016 में 224, 2017 में 375, 2018 में 464 और 2019 में 553 लोगों ने बेरोजगारी के कारण खुदकुशी कर ली। शिक्षा से योग्यता और डिग्री मिलती है, उसी योग्यता और डिग्री के आधार पर आगे ये छात्र नौकरी पाएंगे, न कि ये पूछकर कि हिजाब पहनकर पढ़ाई करने कॉलेज गए थे या भगवा गमछा पहनकर क्लास में आए थे। उडुपी से नोलन पैट्रिक के साथ आज तक ब्यूरो। अगर CSDS के 2019 के सर्वे को हम देखें यहां पर, तो मोटे तौर पर हम ये पाते हैं कि 16% लोग हर रोज अपने धर्म के पूजा घर में जाकर प्रार्थना करते हैं। करीब 25% लोगों ने कहा है कि वो हफ्ते में एक बार धार्मिक स्थल पर जरूर जाते हैं, जबकि 31% लोगों का यह कहना है कि त्योहारों के समय में अपने धर्म के धार्मिक स्थल वो अवश्य जाते हैं। धर्म का प्रभाव इतना ज्यादा है कि प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे के अनुसार 64% हिंदू नागरिकों का यह मानना है कि सच्चा भारतीय होने के लिए हिंदू होना भी बहुत जरूरी है, जबकि 84% हिंदुओं के मुकाबले 91% भारतीय मुसलमान नागरिक अपने जीवन में धर्म को महत्वपूर्ण मानते हैं और महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। धर्म का काम होता है उसे मानने वालों को सही राह दिखाना, लेकिन धर्म के नाम पर क्या गलत सलाह राह दिखाए जाने लगती है। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के देवबंद में एक फतवे के बाद दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट से विवादित अंश को हटा दिया गया। इस वेबसाइट पर गोद लिए बच्चे को लेकर फतवा अपलोड है, जिसे बाल अधिकारों के विरुद्ध बताते हुए सहारनपुर के डीएम ने ये कार्रवाई की।
दारुल उलूम देवबंद, जो भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है, 70 एकड़ में फैला ये मदरसा देवबंद शहर की पहचान है, जिसका मकसद देवबंदी विचारधारा को पूरी दुनिया में फैलाना है। लेकिन जिस दारुल उलूम देवबंद का मकसद इस्लाम को उसके शुद्ध रूप में प्रसारित करना है, वो बच्चों को लेकर अपने एक फतवे से विवादों में घिर गया है, जिसके बाद प्रशासन ने इस संस्था की वेबसाइट से बच्चों को लेकर विवादित कंटेंट हटा दिया है। उनका जो वो लिंक है, उस लिंक को रोका गया है और कल जो है, जो मुझे सूचना दिया गया है एसडीएम देवबंद द्वारा, उस सूचना के मुताबिक वहाँ से वो जो आपत्तिजनक सामग्री है, उसकी जो पब्लिक व्यूइंग है या पब्लिक डोमेन में जो वो था, उसको उन लोगों ने अभी जो है हटवा लिया है। दावा किया गया है कि दारुल उलूम की वेबसाइट पर बच्चों को गोद लेने के संबंध में विवादित फतवा अपलोड है, जिसमें बताया गया कि बच्चे को गोद लेना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन शरीयत के मुताबिक गोद लिए बच्चे को संपत्ति में कानूनी हक नहीं होता है। फतवे में यह भी कहा गया है कि बालिग होने पर ऐसे बच्चे से पर्दा भी वाजिब है और वो किसी भी मामले में उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। इसे लेकर एक व्यक्ति ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद आयोग ने सहारनपुर के जिलाधिकारी को इस मामले में जांच करने के आदेश दिए। कि अगर परीक्षण के पश्चात ये पाया जाएगा कि किसी भी बाल कानून का उल्लंघन है, तो फिर निश्चित रूप से उसमें एफआईआर कराई जाएगी। ये बताया गया है कि ये प्रश्न उत्तर भी जो है वो करीब 10 साल पुराना है, ये वर्ष 2008 और 2010 का है, तो उस समय का प्रश्नों का उत्तर दिया गया था। शिकायतकर्ता की तरफ से एनसीपीसीआर को भेजे गए लिंक में दावा किया गया कि दारुल उलूम की वेबसाइट में स्कूलों के सिलेबस, किताब, कॉलेजों के यूनिफॉर्म, गैर इस्लामिक माहौल में बच्चों की शिक्षा, लड़कियों की उच्च मदरसा शिक्षा से संबंधित फतवे हैं, जो बच्चों के अधिकारों की खुलेआम अवहेलना करते हैं। वहीं इसके जवाब में संस्था ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए बच्चों को लेकर जारी फतवों को केवल मशवरा करार दिया है। संस्था का कहना है कि इसे मानने के लिए लोग बाध्य नहीं हैं। अनिल भारद्वाज, सहारनपुर, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में कांग्रेस को जमकर घेरा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का बार बार उल्लेख किया और कांग्रेस की सरकार में गरीबी और महंगाई के बारे में बताया और ये कहा कि अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो वो भी नेहरू जी की ही तरह अपने हाथ झाड़कर खड़ी हो जाती और सारा ठीकरा कोरोना पर फोड़ देती। साठ साल के लेकर 15 साल के पूरा साल का इतने राज्य कोई आपको घुसने नहीं दे रहा है। जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। खैर, अब आपने ही तय कर लिया है 100 साल के लिए, तो फिर मैंने भी तैयारी कर ली है। देखिए, आपकी इच्छा रहती है ना, मैं पंडित जी का नाम नहीं बोलता हूं, आज मैं बार बार बोलने वाला हूं। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी, मजा लीजिए। आज आपके नेता कहेंगे मजा आ गया। जम्मू कश्मीर, ऑफ कोर्स जम्मू कश्मीर, नागालैंड, ऑफ कोर्स, अंडमान निकोबार, ऑफ कोर्स। 2 फरवरी को राहुल गांधी ने अपने परिवार के सदस्यों की कुर्बानी का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री पर शहंशाह की तरह देश को चलाने का तंज कसा था, जिसका आज पीएम ने सूद समेत जवाब दिया। राहुल पर ताना कसा कि वो संसद में भी पार्टी को मुश्किल में छोड़कर चले गए। मालूम है, उनको मालूम है कि मुसीबत में फंसे हैं आज, और कुछ लोग बोल करके भाग जाते हैं और जेलना ऐसे बेचारों को पड़ता है। मौका तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने का था, लेकिन पीएम का सारा फोकस कांग्रेस और राहुल गांधी पर था। प्रधानमंत्री ने अपने करीब 2 घंटे के भाषण में टुकड़े टुकड़े गैंग, अहंकार, गरीब, महंगाई, कोरोना और मेक इन इंडिया को कांग्रेस पर हमले के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और पंडित नेहरू का नाम बार बार लिया। वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, नहीं मानोगे तो वो दिन में
नकाब ओढ़ लेंगे। जरूरत हुई जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर है, खुद की समझ पर बेइंतहा। उन्हें आईना मत दिखाओ, इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। प्रधानमंत्री ने शेर राहुल गांधी के उस इल्जाम के जवाब में पढ़ा जिसमें उन्होंने पीएम पर तानाशाह की तरह देश चलाने का आरोप लगाया था। That idea of a king has come back. That there is a king, a Shahin Shah, a ruler of rulers, a master of masters. Now what is happening? The instruments of the conversation between our peoples, what we call the institutions of our country, are being attacked and captured by one idea. अपने इसी भाषण में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर देश की मूल भावना को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश को संवाद से नहीं चला रही। इसके जवाब में पीएम ने कहा कि उन्होंने देश को एक सूत्र में बांधा, लेकिन कांग्रेस का गेम प्लान विभाजन की राजनीति से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। कांग्रेस को हमेशा से इन बातों से नफरत रही है। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए, लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि मोदी सरकार विरोध की आवाज को दबा रही है, जबकि राष्ट्र की परिभाषा की बिल्कुल उलट है। My grandmother was shot 32 times and my father was blown into bits. So I understand a little bit about what this country is. My blood has been sacrificed not by me, by my great grandfather, by my grandmother, by my father for this country. So I understand what it is. And then शायद राहुल गांधी के इसी बयान को सुनकर पीएम ने अपने पलटवार के केंद्र में जवाहरलाल नेहरू को रखा और कांग्रेस के शासनकाल की महंगाई और गरीबी का जिक्र किया। पंडित नेहरू जी ने लाल किले पर से कहा था, और ये उस जमाने में कहा गया था, तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, नाम मात्र का भी नहीं था। उस समय नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं? कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। आगे क्या कहते हैं? देखो जी, आपके काम की बात है। आगे कहते हैं, पंडित नेहरू जी आगे कहते हैं, अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। सोचिए तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी। यह देश एक है। महंगाई पर जवाहरलाल नेहरू को पीएम ने याद करके ये जताया कि अगर कोरोना काल में कांग्रेस की सरकार होती तो वो नेहरू सरकार की तरह हाथ खड़े कर देती। कुछ और दुनिया के वाकयात, अगर वहाँ कोरिया में लड़ाई हो
तो उसका असर यहाँ पड़ जाता है चीजों के भाव पर, हमारे काबू के बाहर बात है। अगर अमेरिका में कोई बात हो उसका असर यहाँ की चीजों के दाम पे पड़ जाए। प्रधानमंत्री ने नेहरू सरकार के अलावा मनमोहन सरकार की भी याद दिलाते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि आज भले ही पी चिदम्बरम महंगाई पर अखबारों में लेख लिखें, लेकिन यूपीए सरकार में वो इस मुद्दे को लेकर असंवेदनशील बने हुए थे। कांग्रेस के जहां महंगाई दर डबल डिजिट में थी, 10% से ज्यादा थी, वहीं 2014 से 2020 तक महंगाई 5% से कम रही है, 5% से कम रही है। महंगाई की तरफ पीएम ने राहुल गांधी के गरीबी वाले बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें कांग्रेस सांसद ने मोदी सरकार पर गरीबी बढ़ाने का आरोप लगाया था। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। इसके जवाब में पीएम ने कहा कि कांग्रेस समेत बहुत से लोगों का कांटा 2014 में अटका हुआ है, इसीलिए उन्हें उससे बाहर न निकल पाने का नतीजा भुगतना पड़ रहा है और गरीब उन्हें लगातार नकार रहा है। कांग्रेस ने क्या किया? माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने गरीबी की परिभाषा बदल दी। 2013 में एक ही झटके में उन्होंने कागज पे कमाल करके 17 करोड़ गरीब लोगों को अमीर बना दिया। इसके बाद पीएम ने मेक इन इंडिया पर राहुल गांधी को घेरा। राहुल ने कहा था कि मेक इन इंडिया कामयाब नहीं हो सकता। इसके जवाब में पीएम ने कहा कि भारत के नौजवान मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाने वालों को मजाक बना चुके हैं। मैं देख रहा हूं आप इतने नीचे गए हो। हाँ, मुझे लगता है कि आज पंचिंग बैग बदल गया है, लेकिन आपकी आदत नहीं बदली है। वो कहते हैं मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता है। बताओ, इसमें आनंद आ रहा है? कोई ऐसा हिंदुस्तान के लिए सोच सकता है क्या कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता? अरे भाई, आपको तकलीफ होगी, हम आकर के करेंगे, ठीक है, ऐसा बोलो। देश को क्यों गाली देते हो जी? देश के खिलाफ क्यों बोलते हो? मेक इन इंडिया हो नहीं सकता। मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया गया और आज देश की युवा शक्ति ने, देश के एंटरप्रेन्योर ने करके दिखाया है। आप मजाक के विषय बन गए हो। और मेक इन इंडिया की सफलता आप लोगों को कितना दर्द दे रही है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस तरह लोकसभा में पीएम का भाषण कांग्रेस पर केंद्रित रहा, जो बताता है कि बीजेपी 44 पर सिमटी कांग्रेस को अब भी बहुत गंभीरता से लेती है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का जवाब देते हुए चुनावी राज्यों को लेकर भी दांव चला। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की पहली लहर में कांग्रेस की सरकारों पर राजनीति करने का गंभीर आरोप लगा दिया और आरोप यह भी लगाया कि महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार ने कैसे अप्रवासी भारतीयों को घर लौटने के लिए फ्री में टिकट बांटे, जिससे कोरोना जबरदस्त फैल गया। कोरोना के समय अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं ना, डेल्टा, ओमिक्रॉन, वो AA वेरिएंट और वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर फैल रहा है। कांग्रेस में ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं, जो हमारे उद्यमी हैं, उनके लिए कहते हैं, और आपको भी जानकर के आश्चर्य होगा, क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये उद्यमी लोग कोरोना वायरस का वेरिएंट, बताइए क्या हो गया है हमारे देश के उद्यमी, एक कोरोना वायरस के वेरिएंट है क्या? हम क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के जरिए सिर्फ राहुल गांधी को ही जवाब नहीं दिया। लोकसभा में अपने भाषण से विरोधियों पर पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे चुनावी राज्यों को टारगेट भी किया। कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी।
कुछ लोगों ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, देश उससे सोच में पड़ गया है। क्या ये देश आपका नहीं है? क्या ये देश के लोग आपके नहीं हैं? प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कोरोना की पहली लहर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी राजनीति करने से नहीं चूके और प्रवासी मजदूरों को घर लौटने के लिए उकसाया। सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं पर रुके। सब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो। दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ। और उसका कारण हुआ कि यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी, इस पाप के कारण कोरोना ने वहां भी अपनी लपेट में ले लिया। पहली लहर में जब सारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, तब प्रवासी मजदूरों की इस पीड़ा को लोगों ने अपने घरों में बैठकर महसूस किया था। करोड़ों लोग भूखे प्यासे भटकते हुए अपने घर पहुंचे थे। इनमें सबसे ज्यादा संख्या यूपी और बिहार के मजदूरों की थी, जिनके साथ हुए इस बुरे सलूक के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों में आज भी टकराव होता है। आप अपनी जवाबदेही कब देंगे? आप कांग्रेस को बार बार कोसें, आप विपक्ष को कोसें, चलिए होता है, राजनीति में होता है, पर कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री हैं, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंटायर कंट्री। आप विपक्ष के लिए भाषण में इतना समय व्यर्थ करेंगे तो जनता का जवाब कब देंगे? कुछ सोचे बगैर, उनको कोई सहारा सपोर्ट दिए बगैर आपने लॉकडाउन घोषित कर दिया। और आज आप इनको देखिए कि बिना कोई शर्म नहीं है, आकर बोलते हैं कि कांग्रेस ने मदद क्यों की मजदूरों की। अरे आपकी तरह हम थोड़े ही हैं कि बेसहारा छोड़ दें मजदूरों को। आपने आज हमारी एक तरह से तारीफ की है। हाँ, हमने मदद की मजदूरों की, हमें गर्व है इस बात पर कि हमने मजदूरों की मदद की है। शर्म आपको आनी चाहिए कि आपने मजदूरों को ऐसे सड़क पर छोड़ दिया।